बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़रियाब को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक मसहरी पर पड़े हुए पाया। पुराने तर्ज की ये मसहरी काफी कुशादा थी। जब ये बनाई गई होगी तो इस पर कैनूस भी होगी, लेकिन अब कैनूस नहीं थी। चारों पायों पर ऊपर की तरफ पतले बांस के डंडे लगे हुए थे। ये डंडे गालिबन मच्छरदानी तानने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इस वक्त उन डंडों पर मच्छरदानी भी नहीं थी। ज़रियाब मसहरी पर चत लेटी छत को घूरती रही। छत खासी ऊंची थी, उस पर सितारे से झिलमिला रहे थे। वो पहले तो यही समझी थी कि आसमान के नीचे पड़ी है, लेकिन जब उसके हाथ किस कदर बहाल हुए तो उसे एहसास हुआ कि उसके सर पर खुला आसमान नहीं बल्कि छत है। जब ये हवेली तामीर की गई थी तो छत पर शीशे के टुकड़ों से नक्शो निगार बनाए गए थे। जमाने से पेशे के बेशतर टुकड़े गिर गए थे। अब छत पर कहीं कहीं शीशे का कोई टुकड़ा अटका रह गया था और शीशे के ये टुकड़े इस तरह चमक रहे थे जैसे आसमान पर बहुत दूर सितारे झिलमिला रहे हों। ज़रियाब का सर बड़ी शिद्दत से दुख रहा था। दिमाग में धमाके से हो रहे थे। उसने सर को हल्के हल्के 2-3 झटके दिए और उठकर बैठ गई। वो हैरान हो रही थी कि ये कौन सी जगह है और वो यहाँ कैसे पहुँच गई। जब उसके हाथ पूरी तरह से बहाल हुए तो उसे सब कुछ याद आने लगा। वो रेलवे स्टेशन के एक मुलाजिम कमाल के साथ हवेली की तरफ आ रही थी। जंगल में किसी पुरइसरार आदमी ने उसे खंजर मारकर कत्ल कर दिया था और वो अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई किसी न किसी तरह हवेली के गेट के सामने पहुंच गई थी। लेकिन हवेली के गेट तक पहुंचने से पहले किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो रेलवे मुलाजिम बदहेत तिरछी आंखों वाला शगन था, जिसे देखकर उसका खौफ अपनी इंतहा को पहुंच गया और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। लेकिन उसे यहाँ कौन लाया? वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोल कर देखने लगी। वो ठीक ठाक थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ज़रियाब मसहरी से उतर आई, इधर उधर देखने लगी। ये कमरा खासे वसीओ अरीज था। आतिशदान के कार्ड्स पर एक लैंप रोशन था। इतने बड़े कमरे के लिए ये लैंप नाकाफी था, लेकिन बहरहाल उसकी रोशनी ढारस बंधाने के लिए काफी थी। आतिशदान के करीब एक टेबल पर अपना सूटकेस रखा हुआ देखकर वो चौंक सी गई। उसे अच्छी तरह याद था कि जब जंगल में कमाल को खंजर से हमला करके कत्ल किया गया था तो वो खौफजदा होकर भागी थी और सूटकेस उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया था। ये सूटकेस यहाँ कैसे आया? फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब भी घड़ लिया। शायद शगन लेकर आया हो। उसे भी शायद शगन ही उठाकर हवेली के अंदर लाया होगा। लेकिन अचानक उसके जहन में एक और सवाल उभरा, क्या ये वाकई हवेली थी या कोई और जगह थी? उसने सूटकेस की तरफ देखा, उस पर मट्टी लगी हुई थी और फिर ताले पर नजर पड़ते ही वो चौंक सी गई। ताला खुला हुआ था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सूटकेस का ढकना उठाया और अपनी चीजें चेक करने लगी। कपड़ों के 3-4 जोड़े, डायरी और जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थी। सूटकेस की जिप वाली जेब में वो रकम भी जू की तू मौजूद थी जो उसने हिफाजत के ख्याल से वहां रखी थी। उसने डायरी उठाकर खोली और फिर दूसरे लम्हे उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। घर से रवानगी से पहले उसने अपने खानदान के बास बुजुर्गों की चंद तस्वीर ब्राउन रंग के एक लिफाफे में डालकर वो लिफाफा डायरी में रखा था। उसने सोचा था कि वो ये तस्वीरें निमरान को दिखाकर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी। शायद कोई करीबी ताल्लुक निकल आए, लेकिन अब तस्वीरों वाला लिफाफा गायब था। उसने डायरी रखकर सूटकेस बंद किया और सोचने लगी कि वो लिफाफा किसने निकाला होगा। लेकिन इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब उसके जहन में नहीं आ सका। अगर वो वाकई हवेली में थी तो अभी तक कोई आदमी उसके सामने नहीं आया था। वो किसी के बारे में क्या सोच सकती थी? अलबत्ता शगन का ख्याल बार बार उसके जहन में आ रहा था। हवेली के गेट के सामने उसका रास्ता शगन ने ही रोका था। हो सकता है सूटकेस भी जंगल से
वही उठाकर लाया हो और तस्वीरों वाला लिफाफा भी उसी ने निकाला हो। लेकिन ये सवाल पैदा होता था कि उसने तस्वीरें क्यों निकाली थी, हालांकि सूटकेस में अच्छी खासी रकम मौजूद थी, वो ये रकम निकाल सकता था। शगुन के बारे में ज़रियाब का जहन उलझता जा रहा था। वो रेलवे का मुलाजिम था और बकूल उसके वो गुज़िश्ता 6 साल से इस छोटे से स्टेशन पर काम कर रहा था। उसका इस हवेली से क्या ताल्लुक हो सकता था? शगुन ने तो उसके सामने निमरान की बहुत बुराई की थी। निमरान और इस कदीम हवेली के हवाले से उसके दिल में खौफ बिठाने की कोशिश की थी। उसकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे निमरान जैसे शख्स से शदीद नफरत थी, लेकिन वो उसके ताक़ुब में हवेली तक क्यों पहुंच गया? उसने अपने साथी कमाल को कत्ल क्यों कर दिया? अचानक उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। वो हंजर खुद उसे कत्ल करने के लिए तो नहीं फेंका गया था, वो फुर्ती से नीचे झुककर बच गई थी और हंजर कमाल के हलक में पेवस्त हो गया था। अगर वो झुक न जाती तो हंजर उसके सीने में पेवस्त होता। ये सोचते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। उस पर एक बार फिर खौफ तारी होने लगा। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और तेज तेज कदम उठाती हुई मेहराबी दरवाजे के करीब पहुंच गई। उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन ये जानकर उसके पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई कि दरवाजा बाहर से बंद था, जिसका मतलब ये था कि वो इस कमरे में कैद कर दी गई थी। उसने इधर उधर देखा। आमने सामने की दीवारों में 2 रोशनदान थे, लेकिन ये रोशनदान इतने ऊंचे थे कि वहां तक उसकी रसाई नहीं हो सकती थी। रोशनदानों के बाहर तारीकी थी। ज़रियाब गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। बाईं तरफ दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग आवेजा थी। लैंप की रोशनी पूरी तरह वहां तक नहीं पहुंच रही थी। वो कान से लैंप उठाकर ले आई और उसकी रोशनी में वो पेंटिंग देखने लगी। वो लैंडस्केप्स था। मुसव्वर जो कोई भी था, उसने तस्वीर कशी में बड़ी महारत का सबूत दिया था। चांदनी रात में खेतों के दरमियान पगडंडी पर एक हसीन औरत घुटनों पर थोड़ी टिकाए उदास सी बैठी थी। चांदनी बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उदास होने के बावजूद वो बड़ा पुरकशिश चेहरा था। मोटी मोटी गजाली आंखों में भी वीरानी झलक रही थी। पसे मंजर में एक किलानुमा हवेली थी। चांदनी के हवाले से हवेली की इमारत में जो तासुर पैदा किया गया था वो इंतहाई पुरइसरार था। मुसव्वर ने बड़ी खूबसूरती से उस तस्वीर में हकीकत का रंग भरा था। वो यकीनन इस हवेली की तस्वीर थी, लेकिन खेतों के दरमियान पगडंडी पर बैठी हुई वो औरत कौन थी? क्या हकीकत में इस औरत का कोई वजूद था या महज तस्वीर बनाने वाले का तस्वुर था? ज़रियाब सामने वाली दीवार के करीब आ गई। वहां भी एक पेंटिंग आवीजा थी। ये भी एक लैंडस्केप था, लेकिन इसमें ज्यादा कशिश नहीं थी। वो वहां से हटकर आतिशदान की तरफ आ गई। आतिशदान के ऊपर भी दीवार पर एक पेंटिंग थी। वो सुनहरी फ्रेम में एक पोर्ट्रेट था। साइज 3.5-3 फुट रहा होगा। इस दीवार पर रोशनी ठीक से नहीं पड़ रही थी, जिससे वो पोर्ट्रेट वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। ज़रियाब लैंप हाथ में पकड़े 2-3 कदम पीछे हटी और लैंप को कदे ऊपर उठाकर उस पोर्ट्रेट की तरफ देखने लगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। लैंप उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल सकी थी। उसके सूटकेस से तस्वीरों वाला जो लिफाफा चोरी हुआ था, उनमें एक तस्वीर उस शख्स की भी थी जिसका वो उस वक्त पोर्ट्रेट देख रही थी। अपने बाप के इंतकाल के बाद जब उसने सुंदस खानदान के बारे में रिसर्च का फैसला किया था, तो खानदान के बुजुर्गों की वो तस्वीरें उसे अपने बाप के स्टडी रूम की मेज की एक दराज से मिली। ये तस्वीरें बड़ी एहतियात के साथ स्याह रंग के एक मोटे कागज में लपेटकर रख दी गई थी। उसने अपनी वालिदा से उन तस्वीर के बारे में पूछा। बाज तस्वीरों के बारे में तो उसने बता दिया था और बाज के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। उस तस्वीर के बारे में उसने बताया था कि उसके बाप के आबाओ अजदाद में से था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। ज़रियाब को इस झटके से संभलने में चंद मिनट लग गए। वो लैंप ऊपर उठाकर उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। उस पोर्ट्रेट के बारे में भी मुसव्वर ने अपनी बेपनाह महारत का सबूत दिया था। चेहरा खालिस जाकिरदाना था। ये तस्वीर उस शख्स के जवानी के दौर की थी। तस्वीर से उसकी उम्र का अंदाजा 30-35 तक का लगाया जा सकता था। मुजर्रब चेहरा, बड़ी नोकदार मूंछें, मोटी मोटी स्याह आंखें, सर पर महसूस तर्ज की बनी हुई टोपी और ठोड़ी पर मुसव्वर के बराबर नीले रंग का तिल।
ये तिल थोड़ी की ऐन वस्त में था। वो बड़ा वजीहा और शकील आदमी था। ज़रिया गौर से उस पोर्ट्रेट को देख रही थी। उसकी नजरें थोड़ी के उस तिल पर मरकूज थी। उसे याद आ गया कि उसके बाप की थोड़ी पर भी नीले रंग का ऐसा ही तिल था। वो भी बड़ा खूबरू और हसीन आदमी था। उसकी आंखें भी ऐसे ही मोटी और स्याह थी। ज़रिया ने बाप की आंखों में अक्सर सितारों के जैसी चमक देखी थी और इस शख्स की आंखों में भी ऐसी ही चमक नजर आ रही थी। ज़रिया आंखों और थोड़ी के तिल से कतई नजर इस तस्वीर और अपने बाप के चेहरे पर कोई और मुशाबहत तलाश करने की कोशिश करने लगा। उसका बाप क्लीन शेव था और साहिबे तस्वीर के चेहरे पर बड़ी बड़ी नोकदार मूंछें नजर आ रही थी। ज़रिया उस पोर्ट्रेट को गौर से देख रही थी कि कमरे की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनकर उछल पड़ी। यूं लगा था जैसे दो आदमी बड़ी तेजी से एक दूसरे के पीछे दौड़े हों। फिर ऐसी आवाजें आने लगी जैसे दो आदमी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई हों और उनमें उठक पटक हो रही हो। ज़रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका हाथ कांपने लगा। उसने लैंप रोशनदान के कांच पर रखा और मुसहरी पर बैठकर छत की तरफ देखने लगी। उठक पटक की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। उसके जिस्म में खौफ की लहरें फैलती चली गई। छत पर दींगा मस्ती की आवाजें कुछ देर तक सुनाई देती रही। फिर एक कुर्बनाक चीख सुनाई दी जैसे किसी को कत्ल किया जा रहा हो और उसके फौरन बाद ही सिर्फ एक आदमी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। ज़रिया का जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। खौफ की शिद्दत से उस पर हल्का सा लर्जा तारी था। वो बुज़दिल नहीं थी, लेकिन पेदर पे आने वाली वाकयात और पुरअसरार हालात ने उसके दिलो दिमाग पर खौफ तारी कर दिया था। वो सोच रही थी कि काश उसने स्टेशन मास्टर का कहना मान लिया होता और रात वहीं रह जाती। अगर वो स्टेशन मास्टर का कहना मानकर वहीं रुक जाती तो उसे इन खौफनाक और पुरअसरार किस्म के हालात से दोचार ना होना पड़ता और ना ही कमाल को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते। उसे कमाल की मौत का अफसोस हो रहा था। वो बेचारा तो हमदर्द बनकर उसके साथ आया था और मुफ्त में अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ज़रिया किसी और पहलू पर सोच रही थी। वो अपने खानदान के बारे में हकीकी तारीख मुरतब करना चाहती थी। उसके लिए उसने लोगों से ताउन के लिए अखबारात में इश्तिहार दिया था। नतीजा खातिरहा निकला था। बहुत से लोगों ने टेलीफोन कॉल्स और खतूत के जरिए उसे अपने ताउन का यकीन दिलाया था। निमरान ने भी इस सिलसिले में खत लिखकर उसे यहाँ आने की दावत दी थी। वो हवेली में आना चाहती थी, लेकिन रास्ते में ही अजीबोगरीब और पुरअसरार हालात का शिकार हो गई थी। उसे यहाँ कैद कर दिया गया था। इस वसीओ अरीज कमरे की मुनकिश छत, पेंटिंग और वो पोर्ट्रेट देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये कमरा भी इसी हवेली का ही हिस्सा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि उसे यहाँ कैद क्यों किया गया था और कैद करने वाले कौन थे। अगर निमरान ने उसे कैद किया था तो क्यों? वो उससे क्या चाहता था? स्टेशन पर शुगन और फिर रास्ते में कमाल की बातों से ये साबित हो गया था कि निमरान का ताल्लुक सुंदस खानदान से ही था। कमरे में आवीजा पोर्ट्रेट और उसके पास से चोरी होने वाली तस्वीर से ये साबित हो गया था कि निमरान की इस हवेली और उसके बाप में कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन उसके बाप ने कभी निमरान या किसी जागीर का तज़किरा नहीं किया था। लेकिन उसके बाप के पास इस तस्वीर की मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता था? ज़रिया जैसे जैसे सोचती उसका जहन उलझता जा रहा था। ये उलझन निमरान से मुलाकात और गुफ्तगू के बाद ही खत्म हो सकती थी। हो सकता है निमरान सुबह उसके सामने आए, लेकिन इस कमरे की छत पर आपस में लड़ने वाले कौन थे? उनमें गालिबन एक आदमी मारा गया था। इस कुर्बनाक चीख से तो कम अज कम यही तासुर मिलता था। सोचते सोचते उसका दिमाग चकरा गया और सर दुखने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि ये दरवाजा अब सुबह से पहले नहीं खुलेगा। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा। 3 बजने वाले थे। वो बिस्तर पर लेट गई। पुरअसरार और खौफनाक सूरत हाल से दोचार होने के बावजूद उसकी पलकें झुकने लगी और कुछ ही देर के बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। एक खौफनाक धमाके की आवाज से ज़रिया की आंख खुली। वो बदहासी होकर उठ गई। उसके दिमाग में हथौड़े से बरस रहे थे। वो जोर से सर झटकने लगी। उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। उसका ख्याल था कि शायद उसने कोई भयानक ख्वाब देखा था, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। धमाके की उस जोरदार आवाज के बाद कुछ ऐसी आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी जैसे कोई इमारत गिर रही हो। उसने छत की तरफ देखा। वो डर गई थी कि कहीं छत उस पर ना आन गिरे।
और फिर उस पर एक और हकीकत का इंकिशाफ हुआ। दरवाजा चौपट खुला था। कमरे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। उसने एक बार फिर सर झटकते हुए कुलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9 बजने वाले थे। वो तकरीबन 6 घंटे सोई थी। अगर धमाके की आवाज सुनाई न देती तो शायद वो और भी देर तक सोई रहती। वो कुछ देर तक बैठी रही, फिर मसहरी से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे की दहलीज के बाहर कदम रखते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके जहन पर अजीब सा खौफ तारी था। उसका ख्याल था कि दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उसे दोबारा अंदर धकेल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। दाएं बाएं एक तवील बरामदा था जिसके आगे मेहराबें बनी हुई थी। बरामदे के सतून इतने बड़े थे कि 2 आदमी मिलकर भी उसे अपनी बाहों के हिसार में नहीं ले सकते थे। वो एक सतून के पास आकर रुक गई और खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देखने लगी। सामने एक वसी मैदान था जिसके वसत में एक 2 मंजिला इमारत बनी हुई थी। उस इमारत के पिछली तरफ हासे फासले पर एक मुस्ततील 2 मंजिला इमारत थी। उसके सामने भी एक तवील बरामदा था जिसके आगे मेहराबें बनी हुई थी। दाएं तरफ भी एक 2 मंजिला इमारत थी और बाएं तरफ खासी दूर फसील नुमा दीवार में हवेली का ऊंचा गेट था। गेट के सामने तवीलो अरीज पोर्च था और दाएं बाएं एक एक कमरा था। उस कमरों का एक एक दरवाजा गेट की तरफ ही खुलता था। ज़रियाब को समझने में देर नहीं लगी कि जब ये किला नुमा हवेली आबाद होगी तो गेट के दोनों तरफ मुहाफिज खड़े रहते हुए होंगे। हवेली छोटी सुर्ख ईंटों की बनी थी। उसकी तामीर में चूना और सफेद रंग का कोई मसाला इस्तेमाल किया गया था। वो सतून के पास खड़ी बड़े गौर से उसे देख रही थी। ईंटों के अंदर कहीं कहीं से मसाला निकल रहा था, लेकिन मजमूई तौर पर वो सतून हाथ से मजबूत नजर आ रहा था। ज़रियाब मुतवक्श निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। उसे अभी तक कोई अजीरूप दिखाई नहीं दिया था। उसे हैरत थी कि कमरे का दरवाजा किसने खोला था और दरवाजा खोलने वाला कहाँ गायब हो गया था। उसे हवेली का कोई ऐसा हिस्सा भी दिखाई नहीं दिया था जो कुछ देर पहले जमीन बोस हुआ हो, लेकिन फिर किसी इमारत के गिरने की आवाज कैसी थी। ज़रियाब को इस बात पर भी हैरत थी कि उसके बाप का उस हवेली से कोई ताल्लुक था तो उसने कभी इसका जिक्र क्यों ना किया। वो यही सब कुछ सोचती हुई बाएं तरफ बरामदे के साथ आगे को निकले हुए कुशादा पोर्च की तरफ देखने लगी। वो बरामदे में छोटे छोटे कदम उठाती हुई पोर्च की तरफ चलने लगी। वो पोर्च उस इमारत के दरमियान में था। चंद कमरे दाएं तरफ थे और चंद कमरे बाएं तरफ। पोर्च में एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। ज़रियाब ने पोर्च में आकर इधर उधर देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो एक लम्हे को रुकी और फिर छत पर आ गई। धूप तेज हो रही थी और उसमें हासी चमक थी। ज़रियाब छत पर सीढ़ियों के करीब खड़ी दाएं बाएं देखने लगी। बहुत लंबी चौड़ी छत थी। उस एक छत के नीचे कई कमरे थे। दफतन उसे याद आया कि रात को उसने छत पर धींगा मचती और फिर किसी के चीखने की आवाजें सुनी थी, जैसे उसे जिबा किया जा रहा हो। वो उस तरफ देखने लगी जिस तरफ उसका कमरा था। छत बिल्कुल सपाट थी। वहां कोई लाश नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि शायद लाश किसी वक्त उठा ली गई होगी, लेकिन अगर उस शख्स को कत्ल किया गया था तो वहां खून जरूर होना चाहिए। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई छत के उस हिस्से पर आ गई जहां उसका कमरा हो सकता था, लेकिन उसे खून का धब्बा या मामूली सा निशान भी दिखाई नहीं दिया। पूरी छत पर धूल की हल्की सी तह जमी हुई थी और कहीं पर किसी के कदमों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो ये उसका वहमा या ख्वाब नहीं था। रात जब ये आवाजें सुनाई दी थी तो वो पूरी तरह जाग रही थी, लेकिन फिर ये सब क्या था। वो चलती हुई छत के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। सामने ताहदे निगाह घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के दूसरी तरफ कहीं वो छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां से उन अजीबोगरीब और पुरअसरार वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ था। वो छत के किनारे पर आकर नीचे झांकने लगी। ये छत जमीन की सतह से तकरीबन 20 फुट ऊंची थी। इमारत के पिछली तरफ 10 फुट के लगभग जगह खाली थी और उसके बाद फसीलनुमा दीवार थी। छोटी सुर्ख ईंटों से बनी हुई वो दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर छोटी कार बेखौफी से चलाई जा सकती थी। उसे ये इल्म नहीं था कि यह हवेली कितनी पुरानी थी, लेकिन उसकी तारीख सदियों पर मुखीत हो सकती थी। उसकी तामीर किलानुमा थी। पुराने जमाने में नवाब और जागीरदार किस्म के लोग अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए इस किस्म की किलानुमा इमारतें तामीर किया करते थे, जिनमें मुहाफिज या फौज के चंद दस्ते भी रखे जा सकते थे। और इस किस्म की इमारतों में कई महीनों का अनाज भी जमा कर लिया जाता था ताकि दुश्मन के मुहासरे की सूरत में इमारत में महसूर होने वाले फाका कुशी से बचे रहें।
ज़रियाब फसील के दूसरी तरफ नहीं देख सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि ये फसील कम से कम 50 फुट ऊंची जरूर होगी। ज़रियाब के ख्याल में इस हवेली से फरार होना उसके लिए मुमकिन नहीं था और गालिबन इसलिए उसके कमरे का दरवाजा भी खोल दिया गया था। तेज धूप सुइयों की तरह उसके जिस्म में चिभ रही थी। वो छत के किनारे से हटकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। अब उसे प्यास और भूख का एहसास भी होने लगा था। उसने कल दोपहर 12 बजे के लगभग ट्रेन में खाना खाया था। उसके बाद से अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि नीचे पोर्च में भारी कदमों की आवाज सुनकर चौंक गई। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। कदमों की वो आवाज बरामदे में दाएं तरफ चली गई। ज़रियाब सीढ़ियों से उतरकर पोर्च से होती हुई बरामदे के एक सतून की आड़ में हो गई। उसने झांक कर देखा तो लंबे कद का एक आदमी एक कमरे के दरवाजे में दाखिल होता हुआ नजर आया। ज़रियाब तेज कदम उठाती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उसने रात गुजारी थी। ज़रियाब का सांस फूला हुआ था और एक अजीब सा खौफ तारी था। वो मुसहरी की पट्टी पर बैठ गई और अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। बरामदे में कदमों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। इस मर्तबा ये आवाज उसी तरफ आ रही थी। कदमों की ये आवाज जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, ज़रियाब के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। बिलाहिर कदमों की आवाज दरवाजे के करीब आकर रुक गई। ज़रियाब ने सर उठाकर देखा। दरवाजे में एक तवील कामत आदमी खड़ा था। बाहर की रोशनी के पसे मंजर में उस शख्स का चेहरा वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स चंद लम्हे दरवाजे में खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। अब ज़रियाब उसे वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। वो लंबे कद का एक सेहतमंद आदमी था। स्याह पतलून और सफेद शर्ट पहने हुए था। उसके बाजू के भरे हुए मसल उसके ताकतवर होने की गुमाजी कर रहे थे। वो क्लीन शेव था। उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात नहीं थी सिवाय उसके जबड़ों की हड्डियां उभरी हुई थी और बाएं आंख में किसी हद तक भेंगापन था। बाल स्याह जो पीछे की तरफ बने हुए थे। मिस ज़रियाब, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हवेली में आपके साथ जो ज्यादती हुई उसका मुझे बहुत अफसोस है। दरअसल हामिस को आपके बारे में मालूम नहीं था। अगर आपकी आमद की इत्तला हो जाती तो मैं खुद आपको लेने स्टेशन पर आता और आपको तकलीफदेह सूरत-ए-हाल का सामना ना करना पड़ता। तुम कौन हो? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। उस शख्स की शाइस्तगी से उसे अपने अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने में बड़ी मदद मिली थी। मेरा नाम गोपांग है, उस शख्स ने जवाब दिया। जागीर के मामलात की देखभाल के अलावा इस हवेली की देखभाल भी मेरे फराइज में शामिल है। मैं कल रात हवेली में मौजूद नहीं था, दरवेशपुर गया हुआ था। आज सुबह सवेरे वापस आया तो हाम्स ने आपके बारे में बताया। उस अहमद ने आपको कमरे में डालकर दरवाजा बंद कर दिया था। रात को वो चीख की आवाज सुनकर बाहर निकला, हवेली के गेट के सामने आपको बेहोश पड़े देखकर अंदर ले आया और कमरे में मुसहरी पर डालकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे अगर मालूम होता कि आप कौन हैं तो यकीनन आपकी देखभाल करता, लेकिन बहरहाल वो अपने किए पर नादिम है। अजीब से नाम है, हाम्स, गोपांग। ज़रियाब बड़बड़ाई, क्या इस इलाके में इस किस्म के नाम होते हैं? नामों में क्या रखा है? ये अल्फाज तो किसी चीज की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप किसी की शनाख्त के लिए कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें। हाम्स इस हवेली का निगरान है। हवेली के अमूर की देखभाल के अलावा खाना पकाना और जागीरदार निमरान की खिदमत भी उसके फराइज में शामिल है। इस हवेली में कितने लोग रहते हैं? ज़रियाब ने पूछा। तुम पहले आदमी हो जो दिखाई दिए। तुम्हारे अलावा तो मुझे यहाँ और कोई नजर नहीं आया। हवेली में ज्यादा लोग नहीं हैं, गोपांग ने जवाब दिया। जागीरदार निमरान, हाम्स और एक नर्स जो जागीरदार निमरान की देखभाल के लिए वक्ती तौर पर यहाँ लाई गई है, उनमें ज्यादातर हवेली से बाहर ही रहता हो। महीने में 2 मरतबा डॉक्टर आता है जो कि जागीरदार निमरान का चेकअप करके एक रात हवेली में गुजारने के बाद वापस चला जाता है। आप दरअसल हवेली के इस हिस्से में है जो गैर आबाद है। जागीरदार निमरान हवेली के दूसरे हिस्से में रिहाइश पजीर है। नर्स भी वहीं रहती है और हाम्स उस तरफ मसरूफ रहता है। शुगन का इस हवेली से क्या ताल्लुक है? कमाल को क्यों कत्ल किया गया? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए पूछा। शुगन, कमाल, वो बड़बड़ाया। ये दोनों नाम मेरे लिए अजनबी हैं, लेकिन आप किसके कत्ल की बात कर रही हैं मिस ज़रियाब? तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर गोपांग। ज़रियाब ने उसे घूरा। शुगन और कमाल इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम हैं जो इस जागीर में वाक़ है। गुज़िश्ता शाम ट्रेन लेट थी। मैंने एक हफ्ता पहले खत के जरिए अपनी आमद की इत्तला दे दी थी।
लेकिन हवेली का कोई भी आदमी मुझे लेने के लिए स्टेशन पर नहीं पहुंचा। कमाल मुझे छोड़ने के लिए आया था। उसे रास्ते में जंगल में कत्ल कर दिया गया। ये शायद मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बदकिस्मत जिद में आ गया। मुझे शुबा नहीं यकीन है कि उसे शगन ने कत्ल किया था और वो मुझे हवेली की तरफ आने से रोकना चाहता था। उसका हवेली से क्या ताल्लुक है, मैं उन दोनों में से किसी को नहीं जानता, गोपाल ने कहा। दरअसल छोटे लोगों से मेल मुलाकात में बाज़-औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुझे कमाल नामी उस शख्स के कत्ल के बारे में कोई इल्म नहीं जिसका अभी अभी आपने जिक्र किया। मैं हाम से इस सिलसिले में पूछूंगा। ज़रियाब उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखती रही। गोपाल का चेहरा बिल्कुल सपाट था, किसी किस्म के तासुरात नहीं थे जिनसे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता। लेकिन ज़रियाब को यकीन था कि वो सब कुछ जानता है और झूठ बोल रहा है। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम कैसे मालूम हुआ तुम्हें? ज़रियाब ने पूछा। गोपाल के होठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गालिबन 3 दिन पहले वो ज़रियाब की तरफ देखते हुए बोला, जागीरदार निमरान ने आपका जिक्र किया था और बताया था कि आप यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपकी तरफ से आने की इत्तला मिले मैं आपको लेने के लिए खुद स्टेशन चला जाऊं या हाम्स को भेज दूं। लेकिन आपका खत कल शाम के वक्त मुझे दरवेशपुर में मिला। दरवेशपुर में? ज़रियाब के लहजे में हैरत थी। खत पर तो मैंने यहाँ का पता लिखा था और वो खत भी तकरीबन 1 हफ्ता पहले पोस्ट किया गया था। 200 मील का फासला तय करने में 1 हफ्ता। आप डाक के निजाम से बखूबी वाकिफ हैं, गोपाल ने जवाब दिया। बाज़-औक़ात करीब तरीन मंजिल के खतूत भी 1-1 महीने के बाद पहुंचते हैं और बाज़ खतूत तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाते। रहा ये सवाल कि इस पते पर लिखा जाने वाला खत दरवेशपुर कैसे पहुंच गया, तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि मेन पोस्ट ऑफिस दरवेशपुर में ही है। छोटे छोटे गांव देहातों की डाक वहीं से तकसीम होती है। दरवेशपुर में जागीर के मैनेजर का दफ्तर है। डाक खाने वाले अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो खत वहीं पहुंचा दिया गया। पोस्टमैन सिर्फ एक खत के लिए 15-20 मील का फासला कैसे तय करता? वैसे भी हवेली के पते पर कभी डाक नहीं आती। हो सकता है ये खत कल दिन में दफ्तर पहुंचा हो, लेकिन मैंने शाम को देखा था। उस वक्त जाहिर है कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैं सुबह सवेरे ही यहाँ चला आया। यहाँ पहुंचकर सूरत हाल का इल्म हुआ तो मुझे आपके साथ होने वाली ज्यादती का बहुत अफसोस हुआ। हाम्स पता नहीं क्या समझा था कि उसने आपको कमरे में डालकर दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि आप होश में भी होती तो आप जैसी खातून से किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता था। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। अभी तुमने बताया था कि जागीर की देखभाल तुम करते हो, लेकिन ये मैनेजर? मैं असिस्टेंट हूँ। गोपाल ने उसकी बात काट दी। मैनेजर का नाम रखेल शाह है। वो आप ही के शहर में रहते हैं। महीने में चंद रोज के लिए दरवेशपुर आते हैं तो हवेली का भी चक्कर लगा लेते हैं। वैसे जागीर की तमाम तर देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ही सुपुर्द है और मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। क्या ये जागीर सिर्फ खौफनाक जंगलों पर मुश्तमिल है? ज़रियाब ने पूछा। ये वाकई बड़ी बदकिस्मती की बात है, गोपाल ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। सुना है किसी जमाने में ये जागीर अनाज की पैदावार के सिलसिले में पूरे मुल्क में पहले नंबर पर हुआ करती थी, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि फसलें तबाह हो गई और जंगल फैलते चले गए। अब सिर्फ 20-22 मुरब्बे ऐसे हैं जिन पर अनाज की काश्त होती है। जागीर के मैनेजर रखेल शाह उसकी कोशिश में हैं कि हुकूमत के ताउन से जंगल साफ करके इन जमीनों को दोबारा काश्तकारी की काबिल बनाया जाए। इस मकसद के लिए करोड़ों रुपए की रकम दरकार है। क्या ये हवेली आसेब ज़दा है? ज़रियाब ने यह सवाल अचानक ही किया था। मैं समझा नहीं मिस ज़रियाब। गोपाल की आंखों में उलझन सी तैर गई। रेलवे स्टेशन से हवेली के लिए रवानगी के बाद से लेकर कुछ देर पहले तक अजीबोगरीब और पुरअसरार किस्म के वाकयात रोडमा होते रहे हैं। तारीख जंगल में कोई हमारा ताकुब करता रहा, फिर कमाल को कत्ल कर दिया गया। इस हवेली के गेट पर मैंने रेलवे स्टेशन के मुलाजिम शगुन को देखा तो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। आंख खुली तो मैं हवेली के इस कमरे में थी। थोड़ी ही देर के बाद इस कमरे की छत पर 2 आदमियों की भाग दौड़ और डींगा मस्ती की आवाजें सुनाई दी। फिर ऐसी चीख सुनाई दी जैसे आपस में लड़ने वाले दोनों में से कोई एक का कत्ल हो गया हो। फिर शायद मैं सो गई थी। थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज से मेरी आंख खुली। धमाका ऐसा था जैसे कोई इमारत गिरी हो। अभी मैं छत पर गई ही थी, मेरा ख्याल था वहां कोई लाश पड़ी होगी।
बाहर खून बिखरा हुआ होगा, मगर छत पर कुछ भी नहीं था। धूल की तह पर किसी के कदम के निशान भी नहीं थे। आखिर ये सब क्या है? ज़रिया खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगी। मेरा ख्याल है ट्रेन के लंबे और तकलीफदेह सफर और तारीक जंगल ने आपके जहन को मुतासिर किया है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके साथ आने वाले कमाल नामे किसी शख्स को कत्ल कर दिया गया होता तो मुझे इस वाक़े का पता चल जाता, लेकिन हाम्स ने इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया और फिर आपने बस सवालों का जवाब खुद ही दे दिया, मसलन छत पर धींगा मस्ती वाला वाकया। मगर जब आप छत पर गई तो कुछ भी नहीं था। मेरा ख्याल है यहाँ आने से पहले आपको इस हवेली में कुछ पुरअसरार, हैबतनाक और खौफनाक किस्म की कहानियां सुनाई गई हैं। ऐसी पुरानी इमारतों के सिलसिले में इस किस्म की कहानियां मशहूर हो जाती हैं, जिनमें हकीकत कम और मुबालगा आराई ज्यादा होती है। इन सुनी सुनाई कहानियों ने आपके जहन को मुतासिर किया होगा और वो धमाका जो कुछ देर पहले मैंने सुना था, ज़रियाब ने उसे घूरा। वो धमाका मैंने भी सुना था और ये कोई खौफनाक या पुरअसरार बात नहीं, गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जागीर के मैनेजर रखेल शाह का इरादा है कि इस हवेली से दरवेशपुर तक पुख्ता सड़क तामीर की जाए। उसके लिए पत्थर बाहर से मंगवाने की जरूरत पड़ती, जिस पर अच्छी खासी लागत आती। यहाँ से निस्फ मील दूर 2-3 चट्टानें हैं, इसलिए फैसला किया गया कि इन चट्टानों को तोड़कर पत्थर हासिल किया जाए। कई दिन पहले इस मंसूबे पर अमल दराम शुरू हो चुका है। इन चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है। आपने वही धमाका सुना होगा। गोपांग के खामोश होते ही फिजा में एक धमाके की आवाज सुनाई दी। देखा आपने? मेरे बयान की तस्दीक हो गई और आपका वहम भी दूर हो गया। गोपांग मुस्कुराते हुए बोला, अपनी बातों में अक्सर जागीर के मैनेजर का जिक्र किया है। मालिक का तज़किरा एक बार भी बात दरअसल ये है। गोपांग ने उसकी बात काट दी। जागीरदार निमरान बूढ़ा हो चुका है। उसकी उम्र 85 के लगभग है। वो गुज़िश्ता 1 साल से बिस्तर पर पड़ा है। मैं और मैनेजर रखेल शाह जो भी काम करते हैं जागीर के मुफाद में करते हैं। अगर मैंने अपनी बातों में जागीरदार निमरान का कोई तज़किरा नहीं किया तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ जागीरदार निमरान से मिलने आई हूँ। ये मुलाकात कब हो सकेगी? ज़रियाब ने पूछा। परसों डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आने वाला है, उसके बाद ही आपकी मुलाकात हो सकेगी। ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर आपको निमरान से मुलाकात की इजाजत देता भी है या नहीं, गोपांग ने जवाब दिया। मैं इतनी दूर से सिर्फ जागीरदार निमरान से मुलाकात के लिए आई हूँ और ये मुलाकात होना बहुत जरूरी है, ज़रियाब ने कहा। आप जागीरदार से किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? गोपांग ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ज़रियाब को उसकी नजरें चिपती हुई महसूस हुई। ये एक खानदानी मसला है, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं तफसील बाद में मालूम करने की कोशिश करूंगा, गोपांग ने कहा। बातों में इतना वक्त निकल गया। मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आया था। आपने रात को भी कुछ भी नहीं खाया, भूख लग रही होगी। चलिए नाश्ता हो जाए, फिर मुझे भी एक काम से हवेली से बाहर जाना है। ये ज़रियाब ने उठते हुए अपने सूटकेस की तरफ देखा। इसे छोड़ दें, गोपांग ने कहा। ये उस कमरे में पहुंचा दिया जाएगा जहां आप रिहाइश एख्तियार करेंगी। आपकी तमाम चीजें महफूज रहेंगी। ज़रियाब ने उसे तस्वीरों वाले लिफाफे की चोरी के बारे में कुछ बताना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। न जाने क्या बात थी कि शख्स उसे पसंद नहीं आया था। उसने गोपांग की किसी बात पर यकीन भी नहीं किया था। वो बज़ाहिर बहुत खुश अहलाकी और शाइस्तगी से गुफ्तगू कर रहा था, मगर ज़रियाब को उसकी बातों से मकारी और रिया की बू आ रही थी। वो उसके साथ कमरे से निकल आई। वो दोनों तवील बरामदे के इख्तिताम पर एक सुरंगनुमा ज़ेरे ज़मीन रास्ते में दाखिल हो गए। ज़रियाब ने पुरानी हवेलियों और किलों में खुफिया रास्तों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, मगर ये कोई खुफिया रास्ता नहीं था। ये सुरंग ज्यादा तवील साबित नहीं हुई थी। उसके इख्तिताम पर वो एक वसीओ अरीज कमरे में निकल आए और फिर मुख्तलिफ गुलाम गर्दिशों से होते हुए एक और कमरे में दाखिल हो गए। ये भी बड़ा वसीओ अरीज कमरा था, जिसके वस्त में खाने की एक बहुत तवील मेज लगी हुई थी। उसके गिर्द कम से कम 20 कुर्सियां रखी हुई थी। बड़ी बड़ी मेहराबी खिड़कियों की वजह से कमरा रोशन था और धूप भी अंदर आ रही थी। कमरे के दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जहां से इश्तहा अमेज खुशबू आ रही थी। उससे ज़रियाब की भूख को चोर चमक उठी। लंबी मेज के कोने पर बर्तन आरास्ता थे, पानी का जग और गिलास भी रखा हुआ था। ज़रियाब ने बेतकल्फी से गिलास पानी उंडेला और पीने लगी।
गोपांग सामने वाले दरवाजे में चला गया। उसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। बैठिए मिस ज़रियाब। उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। अभी नाश्ता आ रहा है। ज़रियाब कोने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई। गोपांग भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इस मेज पर कभी 20 से कम मेहमानों ने बैठकर खाना नहीं खाया था। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, लेकिन जागीर के साथ साथ ये मेज भी उजड़ गई। यहाँ दूर दूर से मेहमान आते थे और हवेली में कई दिन रौनक लगी रहती थी। लेकिन अब वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, शायद अब ठीक ही कहती हैं। इस हवेली में शायद अब आसेब ही ने डेरे जमा लिए हैं। कुछ ही देर के बाद एक आदमी बड़ी सी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर ज़रियाब को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा आदमी उसने पहली मर्तबा देखा था। 7 फुट से निकलता हुआ कद, भारी भरकम और ठोस जिस्म। उसने खाकी रंग की पतलून और बनियान पहन रखी थी। बाजू के मसल उभरे हुए थे। गंजा सा क्लीन शेव, दाएं कान में सोने की वाली जो कान की लू से चिपकी हुई थी, तांबे जैसी रंगत और आंखों में खून जैसी सुर्खी। ज़रियाब के ख्याल में इस हवेली का सबसे बड़ा आसेब यही था, जिसे देखकर ही खौफ सा महसूस होता था। ये हामिस है। गोपांग ने उसका तारुफ करवाया। इस हवेली का निगरान और आपका मेजबान। मेरा मेजबान? ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा। जब तक जागीरदार से मुलाकात नहीं होती, आपकी मेजबानी के फराइज यही अंजाम देगा। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो इसे बता दीजिए, लेकिन एक बात जहन में रखिए, ये सिर्फ मतलब की बात करना जानता है। फजूल और बेकार बातों से इसे कोई भी दिलचस्पी नहीं। मैं नाश्ता करते ही रुखसत हो जाऊंगा और ये आपको आपका कमरा दिखा देगा। आप हवेली में आजादी से घूम फिर सकती हैं, लेकिन लेफ्ट विंग की तरफ जाने से गुरेज करें। गोपांग ने कहा। हाम्स ट्रे में रखी हुई प्लेटें उठाकर उनके सामने रखने लगा। वो अजीब सी नजरों से ज़रियाब की तरफ देख रहा था। ज़रियाब को उसकी नजरें अपने जिस्म के अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद गोपांग चला गया। ज़रियाब को पता न चल सका कि वो किस तरफ से और किस तरह गया था। हाम्स ज़रियाब को मुख्तलिफ रागदारियों में घुमाता हुआ एक वसीओ अरीज कमरे में ले आया। फर्श पर तबीज कालीन बिछा था और एक आरामदेह मसहरी के अलावा दीगर जरूरी फर्नीचर मौजूद था। एक इजी चेयर भी थी। बड़ी बड़ी मेहराबी खिड़कियों की वजह से ये कमरा रोशन और हवादार था। हाम्स उसे कमरे में छोड़कर चला गया। ज़रियाब एक खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर देखने लगी। तकरीबन 15 गज के फासले पर हवेली की वो इमारत थी जिसे लेफ्ट विंग कहा गया था, और गोपांग ने उसे उस तरफ जाने से मना किया था। हवेली की फिजा पर सन्नाटा तारी था और उस सन्नाटे में अजीब सी पुरअसरारियत थी। ज़रियाब घूम फिरकर उस हवेली को देखना चाहती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर एक अजीब सा खौफ तारी था और वो उस कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। 2 बजे के करीब हाम्स उसका खाना कमरे में ले आया। वो उस वक्त भी अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। सुना है इस हवेली में एक औरत भी है, मेरा मतलब है नर्स। क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? ज़रियाब ने कहा। कमरे में हाम्स की मौजूदगी से उसके खौफ में कुछ और इजाफा हो गया था। नहीं, हाम्स ने मुख्तसर जवाब दिया और कमरे से निकल गया। ज़रियाब खाने के बाद आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई, और जब वो बेदार हुई तो शाम ढल रही थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा। खाने के बर्तन गायब थे और मेज पर उसका सूटकेस रखा हुआ था। ज़रियाब उठकर अंगड़ाई लेटी हुई खिड़की के सामने आई। उसकी नजरें सामने वाली इमारत पर मरकूज थी। दफतन उसे यूं लगा जैसे कोई औरत उस इमारत की राहदारी से गुजरी हो। उसने सफेद आंचल सा लहराता देखा था। ज़रियाब ने दरवाजे के करीब आकर बाहर झांका और फिर तेज कदम उठाती हुई खिड़की के करीब आई। उसने चौखट पर हाथ रखे और फिर दूसरे ही लम्हे वो बड़ी आहिस्तगी से खिड़की से बाहर कूद चुकी थी। उसे यकीन था कि जागीरदार निमरान उसी लिफ्ट विंग के किसी कमरे में मौजूद था, और जिस औरत का आंचल उसने देखा था वो उसकी देखभाल पर मुकर्रर नर्स होगी। ज़रियाब तेज तेज कदम उठाती हुई उस इमारत में दाखिल हुई। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। राहदारी में दाखिल होकर वो रुक गई। माहौल नीम तारीख था। राहदारी में चलते हुए उसने पहले 2 कमरों के दरवाजे खोलकर देखे, वो खाली थे। वो घूमकर दूसरी राहदारी में आई। अब उसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो औरत किस तरफ गई थी। वो चंद लम्हे खड़ी रही, फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कमरा नीम तारीख था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। दाईं तरफ दीवार के साथ एक बड़ी हुई कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था, जिस पर इस तरह मक्खियां लिपटी हुई थी जैसे उसे कुर्सी से बांधकर रखा गया हो।
ज़रिया पलट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे में वो किसी से टकरा कर गिरी। उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकली। उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने दियोकामत हामस खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी सुर्ख आंखों से शोले से बरसते हुए महसूस हो रहे थे। ज़रिया इंतहाई दहशतज़दा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था।